क्या अमेरिका, ईरान और इजराइल की जो लड़ाई है ये पूरी तरह से बिजनेसमैनों का एक अप्रोच है या उनका खेल है, या बिजनेसमैन चाहते हैं, बहुत सारे दुनिया भर के बिजनेसमैन इससे फायदा उठा रहे हैं? क्या वो चाहते हैं कि इस तरह की लड़ाई हो? क्या इस लड़ाई के पीछे उनकी बड़ी भूमिका है? इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे इस बात को। लेकिन अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है अतुल वर्मा। जैसे मैंने कहा कि क्या बिजनेसमैन चाहते हैं कि ऐसा हो? कई सारे अलग अलग बिजनेसेस हैं। अगर आप फौरी तौर पर देखेंगे तो डिफेंस बनाने वाली कंपनियों को तो लाभ हो ही रहा है, साथ में जो गोला बारूद यानी डिफेंस, उन सबको लाभ हो रहा है, ड्रोन वालों को लाभ हो रहा है। लेकिन उसके इतर हम जा करके भी देख सकते हैं, जैसे ईवी सेगमेंट को लाभ होते दिख रहे हैं। बहुत सारे ऐसे बिजनेस हैं जो एनर्जी से जुड़े हुए हैं, जहां पर रिन्यूएबल एनर्जी की बात हो रही है, या आप ये भी कह सकते हैं कि अलग अलग एनर्जी सोर्सेज की कीमतों के बढ़ने का लाभ हो रहा है। तो बहुत सारे अलग अलग जगहों पर इसका लाभ दिख रहा है। हम कोशिश करेंगे अभी लेटर पार्ट में धीरे धीरे करके एक एक चीज को इसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूं, इसलिए वीडियो को पूरा ध्यान से और पूरा देखिएगा। अब अगर जरा समझने की कोशिश करिए आज क्या हुआ है, तो आज जो हुआ है वहां से आपको काफी चीजें समझ में आएंगी। वैसे एक मिनट अगर लें और इस पूरे के पूरे लड़ाई के अप्रोच को समझने की कोशिश करें, ये शुरू कहां से हुआ, जा कहां रहा है और इसका आगे किस तरह का परिदृश्य दिख रहा है। ये लड़ाई शुरू तब हुई थी जब एप्स्टीन फाइल आई। शुरुआत में ये हुआ, कहा यह गया कि एप्स्टीन फाइल आने के नाते अमेरिका के ऊपर बहुत प्रेशर हुआ और उन्होंने लड़ाई शुरू कर दी। हो सकता है ये सच्चाई रही हो, लेकिन एप्स्टीन फाइल में भी बहुत सारे बिजनेसमैन का ही नाम था, नेता और बिजनेसमैन उसमें शामिल थे। उसके बाद ये लड़ाई जो शुरुआत हुई तो वहां पर ये कहा गया कि जो सत्ता है वहां पर उसको बदलने की जरूरत है। वहां की जो विपक्ष विरोध कर रहे थे उनको अमेरिका सपोर्ट देने की बात कर रहा था। लेकिन अब लड़ाई के 10-15 दिन गुजरने के बाद अब ये बातें खत्म हो चुकी हैं। वहां का सत्ता जो है वापस से उन्हीं के हाथ में है। यद्यपि जो सत्ता प्रमुख थे वो हट गए, नए सत्ता प्रमुख हैं अब, लेकिन वही उन्हीं के बेटे हैं और उनको हटाए जाने की बात नहीं चल रही है, ना ही विपक्ष की बात चल रही है। साथ में फिर ये लड़ाई थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ती है और तब आ गया कि जो ईरान का न्यूक्लियर वेपन्स हैं या वो बना रहे हैं, उसके करीब हो गए हैं, उसको खत्म करना है। अब बातें वहां पर भी नहीं चली गई। अब सारी की सारी बातें जो हैं स्टेट ऑफ होर्मुज पे जाकर सीमित हो चुकी हैं और एनर्जी प्राइसेज को लेकर के ही दुनिया में डिबेट चल रहा है, जहां पर ईरान एनर्जी प्राइसेज को ऊपर रखना चाहता है, लगातार बढ़ाना चाहता है। वो ये कह रहा है कि ट्रंप फेक ढंग से रेट्स को कम कर रहे हैं और वहीं पर ट्रंप कोशिश कर रहे हैं कि जो है दाम कम रहे ताकि अमेरिका में उनके ऊपर प्रेशर कम पड़े, महंगाई उनको थोड़ी मैनेज करना पड़ जाए। तो बहुत सारे अलग अलग बिजनेसेस को इसका बड़ा लाभ हो रहा है। अगर हम इसको बाइफरकेट करें, एक एक बिजनेस को समझें और शुरुआत आज से करें। आज क्या हुआ है, आज हमारे जो मोदी जी हैं, जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की बात हुई है इसी लड़ाई को लेकर के डोनाल्ड ट्रंप के साथ। प्रेसिडेंट ट्रंप और मोदी जी की बात जो कि इस लड़ाई के परिप्रेक्ष्य में थे, उसमें एक महान व्यक्ति और सम्मिलित हुए। वो हैं जिनकी ट्रंप के साथ नहीं बन रही है, जो 8 से 8 महीना पहले ट्रंप के प्रशासन के कैबिनेट मंत्री का उनको दर्जा था, वो सेक्रेटरी थे, वो एक बहुत बड़ी कंपनी के ओनर हैं, एलॉन मस्क की मैं बात कर रहा हूं। वो सम्मिलित हुए उस मीटिंग में। क्यों हुए सम्मिलित? क्योंकि इसके पहले 2 ही दिन पहले अभी थ्रेट आया ईरान की तरफ से कि ईरान जो है समुद्र में जो केबलें बिछी हुई हैं जिसके थ्रू इंटरनेट आता है उसको काट सकता है। भारत के संदर्भ में ये बात महत्वपूर्ण है कि जो भारत को इंटरनेट प्राप्त होता है उसमें लगभग 25% इंटरनेट जो है होर्मुज की खाड़ी के थ्रू हमको मिलता है। दुनिया में इंटरनेट यूज करने वालों की संख्या में और उसकी जो क्वांटम है, उन दोनों में ही भारत इसमें टॉप पे है। हम सबसे ज्यादा जीबी कंज्यूम करते हैं और सबसे ज्यादा हमारे पास काउंटर्स भी हैं, यानी हेड काउंट्स भी हमारे पास सबसे ज्यादा, यानी सबसे ज्यादा लोग, सबसे ज्यादा जीबी, यानी सबसे ज्यादा जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है इंटरनेट पर वो भारत के माध्यम से जनरेट हो रहा है। और ऐसी स्थिति में जब 2 देशों के राष्ट्राध्यक्ष आपस में बात कर रहे हैं, उसमें एक व्यक्ति जो दुनिया में इकलौता ऐसा बड़ी कंपनी चलाता है जो सैटेलाइट इंटरनेट प्रोवाइड कर सकता है। अगर आप समझें कि दुनिया भर में अगर इंटरनेट की प्रॉब्लम आ जाए, जैसे मान लीजिए ईरान कल को ऐसा कुछ कर भी दे, करने के बाद क्या होगा, भारत के ऊपर 25% इंटरनेट आपका ठप हो जाएगा। लेकिन 25% ठप होने का मतलब ये हुआ कि जो बाकी का सर्वर रहेगा उसके ऊपर लोड बहुत बढ़ जाएगा, सारा इंटरनेट स्लो हो जाएगा, लेटेंसी आने लग जाएगी, बहुत ज्यादा स्लो हो जाएगी। और दुनिया का लगभग 33% जो है इंटरनेट इसी रास्ते से जाता है, तो पूरे इंटरनेट के ऊपर असर आएगा। अगर और भी कहीं पर जाकर कुछ केबल्स कट गई तो उसका असर बहुत ज्यादा विकराल हो सकता है। ऐसे में जाहिर सी बात है इस वॉर के दौरान
एलॉन मस्क का बात करना मोदी जी से। क्यों? क्योंकि भारत में अगर आप देखें तो चूंकि सस्ता जीबी डेटा है, भले ही यहाँ पर स्टारलिंक की योजनाएं चलती हैं, स्टारलिंक को अनुमति मिली हुई है, लेकिन हम कोई यूज नहीं करता क्योंकि उसका रेट बहुत हाई है। ऐसे में हो सकता है बहुत सारी सरकारी जगहों पर या बहुत सारी और चीजों में आपको आने वाले वक्त में इसका उपयोग दिख जाए। तो एक बड़े बिजनेसमैन का इसमें इन्वॉल्वमेंट दिख रहा है। अब अगर हम थोड़ा और जाएं, डीप करें इसको, तो एक बड़ा बिजनेस जिसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है, पिछले अगर आप 5 साल का डेटा उठा के देखोगे, 5 से 6 साल का, तो अमेरिका की बहुत बड़ी कंपनियां और अमेरिका की ऐसी कंपनियां जो जाइंट रही हैं अलग अलग सेगमेंट में, उन्होंने पैसा डाला है सोलर में और रिन्यूएबल एनर्जी में। को कहा यह गया कि कार्बन फुटप्रिंट को, पोल्यूशन को, इन सबको कम करने के लिए वो ऐसा कर रहे हैं। लेकिन अगर जब से डोनाल्ड ट्रंप आए हैं, उनकी नीतियों को देखिए, वो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इन्वायरमेंट से जुड़ी जितनी भी वैश्विक संस्थाएं थी उनसे अमेरिका को बाहर किया और उन्होंने साफ कहा कि मेरे को इन्वायरमेंट से कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है तो बढ़ने दो। इसके बावजूद भी अमेरिका की कंपनियां निवेश कर रही थी। अब यहां पर जरा सा समझिए कि अगर ये होर्मुज़ का प्रॉब्लम बना रहता है, अगर ऑयल प्राइसेस 100 या 105 के दायरे में रह जाएं, भले ही लड़ाई कल को खत्म हो जाए, अभी वो 112, 15, 120 चला गया, लेकिन लड़ाई खत्म हो जाए और उसके बाद ये नीचे भी आ जाए और कहीं ये 100, 110 की रेंज में रह जाए, उस केस में क्या होगा? उस केस में क्या आप बहुत सारी एनर्जी का यूज कर पाएंगे? दुनिया भर के देश क्या बहुत सारा क्रूड पर निर्भर होकर के एनर्जी का यूज कर पाएंगे, या फिर वो वैकल्पिक एनर्जीज पर जाएंगे? निश्चित रूप से वो वैकल्पिक संसाधनों के ऊपर जाएंगे। दूसरी चीज है कि जब एनर्जी की कीमतें हाई हो, चाहे वो जिस प्रकार का हो, अभी आप एलपीजी की प्रॉब्लम है, क्रूड की प्रॉब्लम है, पेट्रोल की प्रॉब्लम है, अगर ये सारी प्रॉब्लम रहेगी तो आप वैकल्पिक सोर्सेज पे जाएंगे, क्योंकि एनर्जी का एक सोर्स चाहे जैसे भी हो, वो अगर एनर्जी दे रहा है तो आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। आज क्या गाड़ियां जो है इलेक्ट्रिसिटी से नहीं चलती हैं, बिजली से नहीं चलती हैं? बिल्कुल चलती हैं। ईवी वही ईवी जो 2014-15 से लगातार कोशिश कर रही है कि दुनिया में इसका साम्राज्य बने ईवी गाड़ियों का, लेकिन वो उस ढंग से नहीं बन रहा था। क्यों? क्योंकि पेट्रोल डीजल की तुलना में वो फिर भी बहुत ज्यादा सस्ते नहीं पड़ते हैं, क्योंकि उनकी कीमतें ज्यादा हैं और बैटरी का लाइफ उतना नहीं होता है और जलने वलने का भी बहुत लोग को डर है। लेकिन जब पेट्रोल की प्रॉब्लम आ जाएगी, जब डीजल की प्रॉब्लम आ जाएगी, जब क्राइसिस क्रिएट हो जाएगा, तो कॉमन सेंस है कि आप ईवी की तरफ जाएंगे। चूंकि आपको सोलर से ही सही, लेकिन आपके घर में लाइट आ रही है, चूंकि आपके घर में लाइट आ रही है तो आप उसको चार्ज कर सकते हैं। चूंकि घर में इलेक्ट्रिसिटी है तो आप चार्ज कर सकते हैं। लेकिन पेट्रोल पंप पर पेट्रोल महंगा हो गया है, लेकिन घर में इलेक्ट्रिसिटी है तो आप चार्ज करके अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाने लगेंगे। तो ईवी का फायदा हुआ। दूसरा एक बड़ा फायदा जो मैंने कहा कि रिन्यूएबल को फायदा हुआ। जैसे ही एक एनर्जी सोर्स कहीं भी लैग करेगा, अब अगर ज्यादा लोग इस तरह की चीजें यूज करेंगे अलग अलग जगहों पर, अगर आप इस समय देखिए, आप अपने घरों में देखिए, 90% से ज्यादा कल की रिपोर्ट में पढ़ रहा था, घरों में जो आपका इंडक्शन है उसके यूज बढ़ चुके हैं। जिन घरों में इंडक्शन नहीं भी यूज होते थे वहां भी इंडक्शन यूज हो रहे हैं, वहां भी एयर फ्रायर यूज हो रहे हैं। यानी आप बिजली का यूज करके खाना बना रहे हैं। बिजली चाहे वो सौर ऊर्जा से आए आपके घरों में, या फिर कोयले को जला करके आए, या फिर वो किसी बांध पर जो है पानी गिरा करके उसको पैदा किया जाए, इससे आपको फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन कोयले की बिजली जब एनर्जी सोर्सेज में कमी आएगी तो कोयले में भी कमी देखने को मिल सकती है। ऐसे में कोयला प्राप्त करना कठिन हो जाएगा। जो आप पानी से जो एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं टरबाइन जनरेट करके, उसकी जो क्षमताएं हैं वो सीमित हैं। तो आप जाहिर सी बात है जो अन्य सोर्स हैं एनर्जी के उनकी तरफ बढ़ रहे हैं, और जब आप अन्य सोर्सेज की तरफ बढ़ेंगे तो उसमें सबसे ज्यादा रिन्यूएबल है। और रिन्यूएबल में आप देख रहे हैं कि लगातार 2 देशों में बहुत गजब का इन्वेस्टमेंट किया, दुनिया भर की कंपनियों में किया, अमेरिका और चाइना ने किया। आज आपके देश में बिकने वाले लगभग 90% सोलर पैनल चाइना से आते हैं, और जो पैसे आए, जिन कंपनियों में पैसे डाले गए, वो अमेरिका से आए। अल्टीमेटली भारत की भी अगर आप बात करें तो भारत में बड़े बड़े बिजनेसेस आप जानते होंगे, राजस्थान में, गुजरात में, सारे बड़े बिजनेसमैनों ने और एक खास बिजनेसमैन ने तो बहुत ही ज्यादा सोलर पे खर्च किया है, आप उनको समझ रहे होंगे। तो ऐसी जगहों पर बड़े बिजनेसमैन ने पहले से खर्च किया हुआ है, चाहे 5 साल 6 साल से वो निवेश कर रहे हैं। और ईवी जैसी जगहों पर जहां वो चीजें चल नहीं पा रही थी, उनको वो थ्रस्ट नहीं मिल पा रहा था, वो थ्रस्ट मिल रहा है इस जो है लड़ाई से। और अगर ये रेट ऊपर रहे तो ये थ्रस्ट और जनरेट करेगा, ये और बढ़ेगा। जरा कोविड को याद कीजिए। बहुत सारे लोग कोविड पे आरोप लगाते हैं कि कोविड का लॉकडाउन बहुत सारे बिजनेसमैनों का चाल थी, और उसके बाद एआई में जबरदस्त बूम हुआ, एआई में बहुत पैसे गए, और उसके बाद जो है आईटी इंडस्ट्रीज में बड़ा रेवोल्यूशन देखने को मिला है। तो कोविड से इसका
सीधा कनेक्शन नहीं है, लेकिन कोविड में जिस तरह के लॉकडाउन हुए, जिस तरह से बहुत सारे बिजनेसेस बंद हुए और उसकी फंडिंग निकल करके बहुत सारे नए जगहों पर गई है और उसका एक बड़ा लाभ आईटी डिपार्टमेंट को देखने को, आईटी सेक्टर को देखने को मिला था। तो इस तरह से अगर आप जरा सोचोगे तो आपको दिखेगा कि न सिर्फ एनर्जी की कीमतों के ऊपर बने रहने से इंटरनेट को फायदा हो सकता है, एनर्जी की कीमतों के ऊपर बने रहने से सोलर को फायदा हो सकता है, ईवी को फायदा हो सकता है। दुनिया में अगर अलग अलग जगहों पर प्रॉब्लम्स रहेंगी, क्योंकि अगर आप पिछले कुछ समय की बात करें, चाहे यूक्रेन लड़ाई की बात करिए, रसिया के साथ 4 साल हो गए, लड़ाइयाँ खत्म नहीं हो रही हैं। हैती में जो प्रॉब्लम चल रही थी वो खत्म नहीं होती है। अब जो आपने गाजा पट्टी पे जो चीज़ें देखी थी वो खत्म नहीं होती हुई हैं। अब ये जो लड़ाई है ये भी अभी चल ही रही है। हो सकता है ये छोटी हो जाए, लेकिन इसके जो मतलब यूँ कह सकते हैं कि इसका असर जो है बने रहें। जिस तरह से दुनिया भर के देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्राध्यक्ष लोग अपने देश की जनता को समझा रहे हैं, कुछ उस तरह की सिचुएशन बन रही है जैसे कोविड के समय लोग समझाया करते थे। और उसके बाद जब सबका समझाना हो गया तो असली असर दिखा लोगों के रूप में कि हॉस्पिटल्स में क्या हुआ। इस बार ऐसा नहीं होगा, हॉस्पिटल्स में लोग नहीं जाएंगे, लेकिन इस बार शायद बड़ी एनर्जी संकट की तरफ आप बढ़ रहे हैं और जो उसके वैकल्पिक रास्ते हैं उनकी तरफ जो है बिजनेसमैन उनमें धंधा बना रहे हैं और वो बनाते चले जाएंगे। तो अलग अलग प्रकार के बिजनेस लोग करने वालों को बड़े लाभ इस स्थिति में देखने को मिल रहा है। वो आपदा में अवसर निकाल रहे हैं। आपदा ये हमारे और आपके लिए है, ये उनके लिए अवसर ही है, क्योंकि ना उनके घर में एनर्जी की प्रॉब्लम है, ना वो सिलेंडर का यूज करते हैं और ना ही उनको खाने की कोई समस्या होने वाली है। तो अल्टीमेटली उनके काउच पर बैठ के उनको कोई दुनिया बहुत सुनहरी ही दिख रही है, उनके लिए ये बेनिफिशियल है। अच्छा, थोड़े और बिजनेसेस की तरफ चलते हैं कि किन और बिजनेसेस को। तो जैसे मैंने कहा कि ड्रोन से जुड़ी कंपनियां, मैंने कहा डिफेंस से रिलेटेड कंपनियां। भारत की कंपनियों को छोड़ दीजिए, क्योंकि भारत डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में अभी बहुत नीचे है, हम बहुत छोटे स्तर पर हैं और भारत इस लड़ाई में सीधा इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन जो देश इन्वॉल्व हैं, जैसे इजराइल इन्वॉल्व है, अमेरिका इन्वॉल्व है, ईरान इन्वॉल्व है, अगर आप इनके देखेंगे वारफेयर से जुड़ी कंपनियों के बारे में थोड़ा सा, तो आपको दिखाई पड़ेगा कि जो कंपनियां हैं उसमें काफ़ी सारी कंपनियां ऐसे हैं जिनमें आप अच्छा यूँ कहिए अच्छे पैसे बने हैं इस बीच में। चाहे वो किसी भी प्रकार की हों, चाहे छोटी मझोली हर टाइप की, कई सारी कंपनियां हैं। जैसे लॉकहेड मरीन करके है, अमेरिका की में लिस्टेड कंपनी है, वो अपने ऑल टाइम हाई पे ट्रेड हो रही है। जिस तरह से जनरल डायनेमिक नाम की कंपनी है, बहुत सारी कंपनियों के मैं नाम ले रहा हूँ जो कि अमेरिका में है, हनीवेल है, प्लांटिक है, बहुत सारी कंपनियां, इवन बोइंग है। तो इस सारी कंपनियां जो वॉरफेयर बना रही हैं, ड्रोन से जुड़ी कंपनियां, इजराइल की एक कंपनी है एल्बिट सिस्टम करके, उसके जनवरी से लेकर अभी तक के बीच में उस पर्टिकुलर कंपनी के 45% से ज़्यादा उसका स्टॉक बढ़ा है। एल्बिट सिस्टम करके है, ड्रोन और सर्विलांस का काम करती है। यूरोप की एक कंपनी है BAE सिस्टम करके, रेंको करके है कंपनी, लियोनार्डो करके है ऑस्ट्रेलिया की कंपनी। इनमें भी आप अच्छा मूव देख पाए हैं पिछले कुछ दिन। ऑस्ट्रेलिया, यूरोप में ये काम करते हैं। जर्मनी की कंपनी है हैन स्टोल्ड करके, उसमें भी आपने काफ़ी अच्छा जंप देखा है। ये वैश्विक कंपनियां हैं जिनमें असर दिख रहा है। भारत में पैसा निकला है, उसमें कोई डाउट नहीं है। भारत में कुछ ही कंपनियां हैं जो इन लड़ाई के दौरान थोड़े रह पाए हैं, जिनमें जैसे एथर टाइप की कंपनी जो थोड़ा रिन्यूएबल पे काम नहीं, लेकिन ये कह सकते हैं कि ईवी पे काम है उनका, तो उसको बेनिफिट मिली है। तो भारत चूंकि इसमें से सीधा नहीं जुड़ता है, भारत बेसिकली नुकसान की स्थिति में है, तो वो नहीं है। लेकिन अल्टीमेटली जो लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं, जिन्होंने वॉर चालू की है, उनकी तरफ अगर आप फोकस करेंगे तो कोई बहुत नुकसान होता नहीं दिख रहा है। अब अगर आप अमेरिका को आप सीधे संदर्भ में भी देखें तो अमेरिका में महंगाई का प्रॉब्लम जरूर है, लेकिन क्या उसको एनर्जी का प्रॉब्लम है? नहीं। ईरान एनर्जी के रेट्स को ऊपर रखने पे क्या नुकसान होगा? बिल्कुल नहीं होगा। अगर लड़ाई कम हो जाए और उसके बाद रेट जो है 100-110 पे हो, तो पूरे खाड़ी के देश को फायदा होगा, क्योंकि खाड़ी को तो ज्यादा कीमत पे तेल बेचने को मिलेगा। ज्यादा कीमत पे तेल बिकेगा तो खाड़ी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज्यादा कीमत पे तेल बिकेगा तो रूस को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज्यादा कीमत पे तेल बिकेगा तो अमेरिका को क्या प्रॉब्लम है? वो तो दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक है, सबसे ज्यादा तेल है उसके पास, वेनेजुला पे कब्जा कर लिया है, क्यूबा पे वो कर लेगा। तो अल्टीमेटली तो वो तो अपने और ऑयल सोर्सेज को बना रहा है, तो उसको भी कोई प्रॉब्लम नहीं है ज्यादा कीमत का। तो ज्यादा कीमत का प्रॉब्लम है किसको? हमें है, यानी इंडिया को है, चाइना को है। ये लड़ाई एक प्रकार से देखा जाए तो मिडिल ईस्ट में हो जरूर रही है, लेकिन इसके जो लड़ाई का क्वांटम है और जो इसके टारगेट्स हैं वो बहुत सारे हैं। और इन सभी टारगेट्स में जो अमेरिका में, यूरोप में बैठे बिजनेसमैन हैं,
वो लाभ उठाने की स्थिति में हैं, वो उन्हें कोई बड़ा नुकसान नहीं हो सकता है। जाहिर सी बात है, यहाँ पर डायरेक्टली आप किसी को नहीं इंगित कर सकते, बट मुद्दा यही है कि बहुत सारे बिजनेसेस को अगर आप देखेंगे इस लड़ाई के वॉरफेयर के समय में, तो ऐसा नहीं है कि वो चैरिटी कर रहे हैं, वो देश की सुरक्षा के लिए कुछ करने आ गए, या आपकी मदद के लिए वो आ गए, या दुनिया भर के कोई भी कंपनी, कोई भी किसी की भी मदद करने के लिए नहीं आई है। सब अपना धंधा बना रहे हैं और सब अपने धंधे के हिसाब से सोच करके उसमें मॉडिफिकेशन करके कमा रहे हैं। तो जो बड़े कंपनी हैं, कंपनी के ओनर हैं, जो दुनिया को चेंज करते हैं, जो दुनिया को चलाते हैं, जो दुनिया को गवर्न करते हैं, जो अपने हाथों में मेन सत्ता का रखते हैं और पपेट्स जो हैं दुनिया भर में शासन के रूप में दिखते हैं आपको, तो वो जो बड़े किंग मेकर्स हैं ना, वो दुनिया को अभी भी अपने हाथ में रख करके इस पूरी लड़ाई को गवर्न कर रहे हैं, ऐसा दिख रहा है। आप अगर एक एक व्यू रखने की कोशिश करें, अगर आप इसको बहुत होलिस्टिकली देखें और बिल्कुल अलग सोच करके देखें कि कंपनियां इससे किस तरह का लाभ लेती हुई दिखाई पड़ रही हैं। उम्मीद कर रहा हूं वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिएगा। साथ में जो आपने इंटरनेट का अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो उससे क्या इंपैक्ट होगा, इसको लेकर के मेरा एक शॉर्ट वीडियो है दूसरे चैनल पर अभी थोड़ी देर के अंदर, तो आप उसको जरूर देखिएगा। उस पर मैंने उसमें डिटेल आपको बताया हुआ है कि इसका कितना असर भारत के ऊपर आएगा, कितना भारत के बाजारों के ऊपर असर आएगा, यानी भारत के ऊपर कहां कहां पर क्या इंपैक्ट हो सकता है। वो वीडियो आपको मेरे सेकंड चैनल पर उपलब्ध है, उसको जरूर देखिएगा। मैं मिलता हूं कल नए वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।